फ्रांस का लाजोरी साहिल बहुत से यूरोपियों के लिए भी महंगा है और अक्सर नेस और मोनाको आने वाले मुहाजिरीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह साबिक सोवियत यूनियन के इलाके से आने वाले मुहाजिरीन और पनाहगज़ीनों की जिंदगी। हमेशा लाजोरी साहिल पर रूसी बोलने वालों की तादाद ज्यादा रही है, लेकिन हालिया सालों में ये और भी बढ़ गई है। हम फ्रांसीसी और यूरोपीय दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानेंगे कि लड़कों का जिंदगी कितना खर्च होता है और उन्हें क्या खाना पड़ता है। सब कुछ ठीक है। आज हम इन तरीकों पर गौर करेंगे पैसे कमाना और फ्रांस में रहने की अदायगी कितना अरसा दरकार होता है। तो चीज 80% रकम आनी बचत बारिश नहीं हुई बहुत कम जुर्माना। हम जानेंगे कि यहाँ बच्चे कैसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, क्या वो रोज वापस जाना चाहते, खुश हैं, पसंद आ रहा है, लुत्फ अंदोज। लीडर नहीं पूछता। हम पूछेंगे कि क्या फ्रांसीसी मुआशरे में शामिल होना मुश्किल है। ये कौम परस्त हैं, क्या कहूँ, उन्हें सिर्फ अपनी फ्रांस से मोहब्बत है और बस। भाई, मुझे यहाँ झंडे की वजह से ट्रेस किया गया। शाम को मैं तवाइफों को देखने जा रहा हूँ। चिल्लू, अब की कहानी थोड़ी सुनाई जब तक हम अवामी घर की तरफ जा रहे हैं, और मैं पूछूंगा कि यहाँ हमारी शरीफ लड़कियाँ किस चीज से मुतासिर हैं। हम यहाँ इस गेंद से बस मर रहे हैं, जिनसी तनाव की वजह से। क्या तुम वादा करते हो कि जांच लोगे? हम अपने लड़कों से पूछेंगे कि मकामी लड़की से मिलना मुमकिन है बगैर फ्रांसीसी जाने। तुमने फ्रांसीसी लड़की से मिलने की कोशिश की, मैंने मिलने की कोशिश की, और हमारी लड़कियों को फ्रांसीसियों में क्या पसंद नहीं आता। तुम्हें दावत दी जाती है तो लड़का बिल अदा कर। बहुत ही गए अंदाज में जबरदस्त, यानी यूरोपियों के साथ काम करना और रूसी बोलने वालों के साथ ताल्लुकात और दोस्ती वाज़ेह है। यूरोपीय लोगों के साथ ताल्लुकात है। बहुत कुछ दिलचस्प होगा तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब करो। चलिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो अनीशिया में बेलारूस के बारे में ख़त्म की थी, जो नेस आया, सब कुछ खो दिया और बेघर हो गया। अगर तुमने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो बेहतर है कि उसे खोल लो। पहले तो इसका लिंक तफसील में है, लेकिन फिर भी लाजूरके में मुख्तलिफ किस्म के अजायबात और यहाँ तक के कहानियों का सामना होता है। आसिया जंग के आगाज पर ओडिशा से चली गई। शदीद जहनी दबाव और परेशानियों के बाद वो फ्रांस पहुंची, जहाँ वो एक शानदार विला में रहती है, और ये सब बिल्कुल मुफ्त है। मेरी कमरा यहाँ है। ये दरअसल एक साबिका दफ्तर है जहाँ सोफा बिछता है, तो तुम देख सकते हो। वाह, तुमने सोफे में जगह बनाई है ना? ये इसका नहीं है, बहुत बड़ा है। हाँ, तुम क्या आई थी? तुम्हारे पास बैग था? बस इस छोटे से सूटकेस के साथ और एक बड़े सूटकेस के साथ मैंने तैयारी कर ली। जब तक मालिक नहीं है, आसिया बड़ी है और मुझे एक मुख्तसर टूर दे रही है। एक फवारा चल रहा है, पाइन और जैतून के दरख्त उग रहे हैं, मुतासिर कुन मंजर समंदर और पहाड़ों का है। आसिया इस्तेमाल करने में शर्मा रही है। मेरे ये अहम है कि मैं समंदर को देख सकूं, लेकिन इसमें तैरना मैं इसके बगैर भी गुजारा कर सकती हूँ। तो क्या ये स्विमिंग पूल भी इसी विला का है? हाँ, बस उनका तो घर में स्विमिंग पूल है। हाँ, मैं इसमें नहीं नहाती, अगर सच बताऊं। क्यों? मैं शर्मा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे हक है। मैं सिर्फ एक बार तैराकी करने गया था जब उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की। मैं कोशिश करती हूँ आजिज़ी से रहूँ, जैसे मैं वही लम्हा ना बनूं। तो समंदर पर जाना तो एक ओडेसी की तरह मैं समंदर पर 2 बार गई हूँ। जो कुछ भी तुम चाहती हो कि मैं करूँ। क्या तुम मुझे इस चीज़ के जरिए सुन रही हो? प्लस गाक्या मुझे पहले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। हमने यूक्रेन के मगरिब की तरफ सफर किया। ये बहुत ही खौफनाक और डरावना था। किसी को नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। तुम उन पुराने तहखानों में छप जाओ। क्या तुम ये सायरन सुन रही हो? ये बस नाकाबिल बर्दाश्त है। फिर जब ये वाज़ेह हो गया कि जाना ज़रूरी है, फैसला जल्दी करना ज़रूरी था। और जब तुम ये समझते हो कि कल तुम्हारे पास नहीं हो सकता, तो जैसे तुम बेदार होना शुरू करते हो और अपनी हकीकी ज़िंदगी जीना शुरू करते हो। और मैं हमेशा यहाँ आना चाहती थी। मैं लाजोरी साहिल पर आ चुकी हूँ। मैं हमेशा वापस आना चाहती थी। मैं जानती थी कि मैं कभी ना कभी यहाँ आऊँगी, लेकिन जन ने मुझे मुकम्मल तौर पर यह यकीन दिलाया कि ये यकीनी बनाना कि जब मैं ये करूँगी, अगर अभी नहीं तो कभी। मेरे पास कल नहीं है, मेरे पास परसों नहीं है, मेरे पास 5 साल बाद नहीं है। मैं पुरानी तस्वीरें देख रही थी, सोच रही थी, मुझे याद आ रही है। और मैंने देखा लोग कैसे हैं, परेड्स हो रही हैं, यूक्रेन के हक में मुजाहरे। मैंने सोचा जैसे ये मेरी दूसरी वतन है, समंदर के करीब। यहाँ खूबसूरती है, शायद बेहतर भी।
और फिर अचानक मुझे यहाँ बुलाया जाता है क्योंकि मेहरबान बेपरवाह ओडेसियाई जो बहुत से लोगों को यहाँ मुंतकिल कर चुके हैं, उन्होंने मुझे पेशकश की कि एक जगह है, हम एक शख्स को ले सकते हैं। पहले तो उन्होंने 1 महीने के लिए रहने की पेशकश की क्योंकि वो ओडेसियाई खानदान जो यहाँ रह रहा था उन्हें निकलना पड़ रहा था क्योंकि वो पूरे घर पर काबिज थे। और मुझे कहा गया कि एक कमरा हम दे सकते हैं, तुम 1 महीने और रह सकती हो। और फिर उन्होंने कहा हाँ हमारे साथ ही रहो क्योंकि हमें तुम पसंद हो। टोपी मार्टिन इलियट मकाम है जो इटली की सरहद पर है, इसलिए यहाँ बहुत सारी इतालवी तमीरात हैं, पूरी लाजोरी में है। तो देखो ये पेओली तो पहले ही इटली है। मैंने 1.5 यूरो में पानी लिया और भरे हुए साहिल की तरफ चला गया। हमेशा होता है इन इलाकों में कई नंगे जिस्म होते हैं। ऐसे छोटे चटानी साहिलों पर छुट्टियां गुजारने वाले लोग खास तौर पर रोमानवी लगते हैं। उनके पास ट्रेलर्स पर पाबंदी के बावजूद वो आम माइक्रो बसों में तब्दील शुदा कैंपरों पर पहुंच रहे हैं और ये इतालवी लड़के खुद साख्ता धोने के संत में मुंह धो रहे हैं। तुम्हारी बातों का असर इस जगह पर है तो समझ लो यहाँ क्या हो रहा है। ऐसी खूबसूरत जगह ने यूक्रेनियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। यहाँ उक्रेनी नंबर प्लेट्स पर फौरन 2 एक जैसे वैन है और यहाँ तो बिल्कुल भी सस्ती उक्रेनी गाड़ी नहीं है। शहर में पुलिस सो रही नहीं है और सख्ती से जुर्माने दे रही है। जिनके पास पार्किंग के लिए ऐसा टोकन नहीं है, जुर्माने जारी किए जा रहे हैं। यहाँ लाजोरी में हेलीकॉप्टर मुसलसल उड़ते रहते हैं, लेकिन ये फौजी नहीं हैं। ज्यादातर यहाँ हेलीकॉप्टर आम नकलो हमल का जरिया है। एयरपोर्ट सिर्फ नीस में है और नीस से सब हेलीकॉप्टरों पर उड़ान भर रहे हैं। तो वो लोग जिनके पास इसके लिए पैसे हैं। ये शहर मेंटन है जो तकरीबन इटली की सरहद पर है और ये पहाड़ों से शुरू होते ही इटली है। मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है। सुबह के वक्त हमेशा ऐसी धुंध होती है, खास तौर पर गर्मियों में। और यहाँ पहाड़ी झीलें भी हैं जब लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि ये किसकी रिजोर्ट है। और फ्रांसीसी और इतालवी और उन्हें सूरज में देखा जा सकता है जैसे वो सुबह और शाम को चमकते हैं जैसे आईने की तरह। ये बहुत खूबसूरत है। तो क्या तुम्हें मेंटन पसंद है? बहुत पसंद है क्योंकि ये सरहद पर जिंदगी का एहसास है, जैसे तुम रोज के साथ सरहद पर हो। शायद मैं ही रोज के साथ नहीं, लेकिन सरहद पर जिंदगी जैसे कि ये अब तमाम यूक्रेनियों को मुतासिर कर रहा। सिर्फ ये नहीं कि आशा यहाँ एक पुरस्कार तरीके से आई, बल्कि वो पैसे भी कमा रही है, तकरीबन इसी तरह। मेरे पास एक शोबा है। मैं ख्यालात की ताकत का माहिर हूँ, लोगों की मदद करने में कि वो अपनी जिंदगी गुजारें, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं, अपने मनफी ख्यालात को हल करें और उनसे छुटकारा पाएं जो उनके मकासद हासिल करने में रुकावट बनते हैं, और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। मैं इंसान में सलाहियत देखता हूँ, मैं इसे देखता हूँ। इसकी ख्वाहिश कितनी सादा है, लेकिन वो खुद सोचता है कि ये नामुमकिन है। कुछ बिल्कुल नामुमकिन, लेकिन बस ये तलाश करना काफी है कि क्या चीज रुकावट बन रही है। कोई ब्लॉक करने वाला यकीन खौफ और इंसान को ये साबित करना कि वो ये कर सकता है। देखो मैं इजोट्रिज्म पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मैंने यही सोचा। लेकिन ये देखते हुए कि तुम कहाँ आई हो, शायद मैं ख्यालात की ताकत की वजह से यकीन करना शुरू कर रही हूँ। और जो तुम अभी कर रही हो, क्या तुम उन पैसों से यहाँ रह सकती हो, कोई रहाइश लेकर? लेकिन जल्द हो जाएगा क्योंकि सीजन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि मेरी आमदनी बढ़ रही है और हुकूमत की मदद भी जो अभी सिर्फ आने वाली है। वो नहीं आए। यहाँ सब कुछ थोड़ा सा है, आहिस्ता। मुझे रेड क्रॉस से एक बार की माली मदद मिली थी और बस अभी हाल ही में मेरे साथ राब्ता किया है। आखिरकार हुकूमत ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या मदद होगी। मेरे पास फ्रांस के बारे में अदाद शुमार हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मोनाको के बारे में क्या है। मुझे पता है कि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस होगी जो मुझे होनी चाहिए। मेरे पास पहले से ही है, मैं रजिस्टर्ड हूँ। मेरे पास फ्रांसीसी जबान के मुफ्त कोर्सेज हैं। इन लोगों बारे में बताओ जिनके साथ तुम रहते हो। तुम मुफ्त में रहते हो? मैं एक विला में मुफ्त रहता हूँ। हाँ, मुझे एक कमरा दिया गया है, मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कितने हैं, लेकिन ये चंद लाखों में होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ। ये फ्रांसीसी नहीं है, ये है खानदान। वो कनाडियाई है जिसकी जोड़े यूक्रेन में हैं और वो डेनिश है। मैं कहूँगी कि फ्रांसीसी लोग ज्यादातर फ्रांस और अपने बारे में ही तवज्जो मरकूज करते हैं। वो कुछ ऐसे कौमी पसंद हैं कि वो सिर्फ अपनी फ्रांस को ही पसंद करते हैं बस। और ये लोग ज्यादा कसीर अल सकाफती हैं, जैसे कि बैन अल अक़वामी ज़हनियत रखते हैं, और शायद इसीलिए वो दुनिया के हालात से ज्यादा बाखबर है। वो बहुत तालीम याफ्ता है। काप मार्टिन लाजोरी साहिल पर खूबसूरत मकामात एक नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ मुझे कोई भी बदसूरत नहीं मिला। यहाँ मसलन मैंने एक जगह पकड़ी है जो मोनाको और नेस के दरमियान है, और ये ब्लू है
नेस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी फजा इससे बहुत मुख्तलिफ है। करोड़पतियों की विलास चट्टानों पर लटकी हुई हैं और बंदरगाह में सादा माहीगीरी की कश्तियों के अलावा औलागार्चों की आख्त और कुछ कह लें ज्यादा आम आख्त भी खड़ी है। ऐसी ही एक जगह पर ओडिशा का अलेक्जेंडर सयाहों को ले जाकर काम करता है। बोनाज यू दोबारा दो मोलड्डुवान अल्फाज जो मैं जानता हूँ। ये बोनाजू कैसे मालूम हुआ रोमियानी पास? अच्छा वकील, ये इसकी बेटी जलाता है, टाइम्स ढूंढती है। हमारे पास एक स्टूडियो कमरा है, 4 सोने की जगहें, बावर्ची खाना, बिजली का चूल्हा, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और ऊपर बर्फ बनाने की मशीन भी है। जिंदगी के लिए सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है। यहाँ एक लेट्रीन है। जंग, तवानाई का बहरान और गर्मी ने आख्तों के मालिकान पर बहुत असर डाला है। सिर्फ इस साल लाजोरी साहिल पर पानी की बचत की जा रही है, इसलिए अगस्त के आखिर तक आख्तों को हौज से धोना मना है। आप अपने नल से पानी भर कर धो सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी इस्तेमाल करना मना है। ये पानी की बचत है क्योंकि बारिश नहीं हुई। जुर्माना है। इस साल तब्दीलियां आई, लोगों और आख्तों की तादाद कम हुई है। दुनिया में सियासी सूरत हाल बदली है, सयाहों की तादाद भी कम है, खास तौर पर खर्च करने वाले। आपके क्लाइंट्स कौन है यहाँ? ये कैसे चलता है? मक्खन, सबसे अहम बात यह है कि ये मशीन की तरह नहीं है। लोग आते हैं जैसे मशीन, जैसे कि स्टीयरिंग, और वहाँ गैस के हैंडल, इंजन कंट्रोल, गहराई के आलात, गहराई नापने वाले वहाँ, नेविगेशन, रेडियो, मौसीकी का कंट्रोल, थाकोमीटर, स्पीडोमीटर, ईंधन की सतह। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ ये अमली तजर्बा और जिबिल्लत है। अगर आप मशीन को सीख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं और स्टीयरिंग घुमाकर सड़कों पर चल सकते हैं, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ हुआ शराब का बहाव और बाकी सब कुछ, इसलिए यहाँ कश्तियों का चलना है जो लाखों में हैं और उनका कंट्रोल नौजवान लोग करते हैं, तरबियत याफ्ता, और वो खुद पर एतमाद महसूस करते हैं। अहम यह है कि ये अमली तजर्बा, एतमाद और खुद पर यकीन है। और ऐसे ही साथियों के बारे में जो आपके करीब हैं कह रहे हैं। अल्किसेंडर यहाँ कप्तान काम किया था, सालों बाद वापस आने का, लेकिन अब तवील मुद्दत के लिए। हम आखिरी वाकयात जंग से पहले ही मौजूद थे और वाज़े तौर पर समझते थे कि 2014 में डॉनबास के वाकयात के शुरा होने नाते ये समझने में आसान था। क्या होगा? खानदान बच्चों को ले लिया और हमने फैसला किया कि हमें खुश्की छोड़कर पानी पर रहना चाहिए, क्योंकि खुश्की पर तो वाकई जैसे कि थक चुके हैं, खास तौर पर यूक्रेन में। हमारे पास भी कैफ में एक कश्ती थी, हम भी हंसी और खुशी ने लोगों को भरपूर किया। हमने कश्ती पर सैर की और एक कश्ती खरीदी और यहाँ मुंतकिल हो गए। तो यहाँ मैं कुछ वक्त पहले आया था। ये जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह है। और खास तौर पर बालियो क्यों? बालियो क्योंकि यहाँ हमें कश्ती के लिए गर्मियों का ठिकाना मिला। सर्दियों हम नेस रहते हैं, बेटी नेस में पा रहे। बालियो में गर्मियों क्योंकि बालियो कोई नहीं। गर्मियों या क्या यहाँ नीस से महंगा है? महंगा है, लेकिन कैप्फीरह ज्यादा खूबसूरत है। बस चट्टानें नहीं हैं, मौसम, खुशबुएं, परिंदे हैं। अगर थोड़ी मेहनत की जाए, लोगों को सैर कराई जाए, लोगों को खुशी दी जाए, तो बुनियादी तौर पर यह कहानी खरीदी जा सकती है। अब समंदर में एक बार जाने की कीमत क्या? एक बार जाने की कीमत 300 यूरो, 1200 यूरो। हम खराब फ्रांसीसी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मैं सही समझा कि आप आख्त पर रहते हैं? बुनियादी तौर साहिल पर जिंदगी ये बिल्कुल मेरी तरह लगता है। सुरमई बाल, थके हुए, और मुझे भागना पड़ा। पार्किंग की कीमत क्या है? इसे क्या कहते हैं? बंधना। इस बंदरगाह में एक दिन की कीमत 40 यूरो है। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में सब साहिल पर हैं। गर्मियों में दुगना हो गया है। अगर सर्दियों में ये 20 यूरो है तो गर्मियों में 5 महीनों के लिए दुगना है। आइस करीम, अपार्टमेंट्स, पार्किंग आख्तों से शुरू करते हैं।
उनके सयाह आए हैं। ये बोनली मुजाफाती इलाका मोनाको नीस है क्योंकि ये उनके दरमियान बिल्कुल वाक़ है। काफी अरसे से ये जगहें साबिक सोवियत इलाके के अमीर लोगों ने पसंद कर ली हैं। यहाँ मैं यूक्रेनी नंबर वाली गाड़ियाँ देखता हूँ और यहाँ रूसी दुकान में €1 में पिलविम्बीर लेता हूँ। और ये अगर कैफ से मवाजना किया जाए तो अंजाम एक नींद वाला है। मोनाको ये सबसे बेहतरीन हवेलियाँ, विलास और साहिल हैं। साहिल क्योंकि ये दरख्तों के साथ है, सायादार है, रेत का है। इस तरफ रेत है और इस तरफ पत्थर है। और तारीखी बिल्यू जैसे कि वेलफरंश और कैपफेर, ये एक रूसी गांव है जहां हजारों सालों से हमारे लोग यूं कह लें रूसी बहरिया 200 साल वेलफरंश में खड़ा रहा। रूसी जंग में शिकस्त के बाद तुर्की की जंग ने रूस को बहरी बेड़े रखने से मना कर दिया, लेकिन स्क्वाड्रन रखने से फ्रांस में कैटरीना ने बातचीत की थी। वेलफरंश के किले में मुजस्समे म्यूजियम है और रूस का वाहिद सिफारत खाना और कौंसल खाना लाजोर बीच पर नेस में नहीं बल्कि वेलफरंश में है, जिससे मैंने रिकॉर्ड किया कि अलेक्जेंडर वेलफरंश में काउंसिल खाने के साथ क्या करना चाहता है। शायद अब समझ गए हैं। ये है खुद वेलफरंश। यह भी एक स्टेशन पर ट्रेन में सवार होकर ऐसी खूबसूरती में पहुंच जाते हैं। एक आदमी इत्तेफाकना यहाँ आ गया है। वो मुड़ने की कोशिश कर रहा है। पुराने शहर से बाहर निकला और फौरन साहिल पर पहुंच गया। यहाँ लड़कियां टुक टोक बना रही हैं और पैरों के नीचे केकले रींग रहे हैं, जबकि पानी में कौस कज़ा के रंग की अख्तीर रही है। बहुत ही गए अंदाज में जबरदस्त। शहर में सिर्फ एक छोटा सा सुपर मार्केट है और वो भी हमेशा खुला नहीं होता। रोमानवी लड़के काम कर रहे हैं। खानदान के लिए दांतों का ख्याल रखना। दरवाजे पर ही एक मशीन है जो नारंगी का रस निकालती है और उसके लिए हर रोज अफसोस नहीं होता। तो ये शायद कोपे की तरह इतना अफसोसनाक नहीं है। गर्मी से बचने के लिए हम सीधे नदी से पानी में छलांग लगा रहे हैं। बस पानी मुझे थामे हुए है, मैं नहीं झटकता। इन छोटी गलियों में जहाँ छोटे बालकोनी और चट्टानों घर हैं, उन्दुरविकी काम से घर जा रहा है। हर सुबह रात की शिफ्ट से वापस आते हुए हर सब तस्वीरें खींचते हैं और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा। दिन तुम यहाँ गुजरते हो, हर दिन तुम इस खूबसूरती अपनी आंखें हटा नहीं सकते। यहाँ वाकई नाकाबिल यकीन है, जैसे कोई जादुई जगह। मुझे यहाँ बहुत पसंद है। और तसव्वुर करें, हम अभी समंदर से बाहर निकले हैं, पुराने शहर वेलफरंश में 100 मीटर से भी कम चलकर, और एक गैर नुमाया दरवाजे के पीछे कैफे और सौर की दुकानों के दरमियान उन्दुरविकी का अपार्टमेंट है। और ये कोई छोटी सी स्टूडियो नहीं है, उसने सिर्फ €550 में किराया पर लिया है। समझ लो खुशकिस्मती है, क्योंकि इसने सीजन में नहीं कराया। यहाँ वो भाइयों की तरह आमलेट आधा बांटता है। शेफ का पकवान। मैंने यहाँ एक बेहतरीन बस खुशकिस्मती थी। मैं नौकरी की तलाश में था और मुझे शेफ थीम वाले रिसत्तूरा में नौकरी मिल गई। डायरेक्टर कहता काम करना जरूरी, यहाँ रहते मेज से आना जाना मुश्किल होगा। इस स्टूडियो में छोटी कनवारियों की किचन गदा है। खिड़कियाँ मसरूफ मकाम की तरफ खुलती हैं। और ये नीचे क्या है, रात को सोने में रुकावट नहीं डालते। ये सब नशे में धत अंग्रेज हैं। दर हकीकत ये इन लोगों के लिए रुकावट बनते हैं जो रात को काम करते हैं और दिन में आराम करते हैं। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह 7-8 घंटे सोया जाए तो उसी वक्त लोग काम पर जाते हैं और यहाँ कुछ हलचल शुरू हो जाती है। मेजें सैयार। लेकिन जून में 5 बजे आता हूँ, सुबह 4 बजे घर आता हूँ, सोता हूँ और 9 बजे घंटियाँ बजती हैं, यहाँ तक के 8 बजे भी, और लोग यहाँ मेजें बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। करीब की ये छोटी कैफे, रेस्तोरां और शोर। अंद्रिवका लीजुरका आया डीजे तरह। एक इवेंट कम अज कम €500 मिलते हैं। मैंने मालिडवोवा से लाया और शादियां की। जब खाली लम्हा मिलता है तो अपनी खुशी के लिए इम्प्रोवाइज करता है। Подпишись на наш канал, волну касания. Это все зациклилось. Подпишись на наш канал, волну касания. Подпишись на наш канал, волну касания. अहम
بات یہ کہ میں ریستوران میں کام کرتا ہوں اور زیادہ تر کھانا کام پر کھاتا ہوں، اس لیے میں تلاش کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں کم از کم۔ اگر بہت بھوک لگے تو صبح میں یہاں قریب کی دکان پر جاؤں گا، کازینہ خریدوں گا، لیکن یہ بھی حساب کرنا کہ کتنے لوگ تقریباً آتے ہیں۔ حالانکہ میں نے فرج میں بھی کچھ پایا، اس میں بہت ساری مزیدار چیزیں ہیں۔ در حقیقت یہ گندا ہے، تمہیں تو اجازت ہے، تم تو کنوارے ہو۔ اور میں نے فرانسیسی لڑکیوں سے ملاقات کی۔ ہو جائے گا کیا تمہارے فرانسیسی کے اس سطح کے ساتھ، جو کہ کافی اچھا ہے لیکن کچھ آزاد نہیں ہے، کیا مقامی لڑکیوں سے بات چیت کرنا ممکن ہے؟ بات رہے ہاں الو پورٹ فولیو تلاش کر رہا، پھر وہ کہتی ہے الو، اور تم پوچھتے ہو الو یہ وہ ہے، وہ کہتی ہے الو۔ آؤ میں تمہیں زمین پر اپنا فلیٹ دکھاؤں گا، گھر جیسا ہے ماما، یہ گھر جیسا ہے۔ چاموس اموا آؤ، بہت مزے کا ہے لڑکیاں۔ پتہ معلوم ہے، سینٹر ویل فرنش، یہاں اندوری وکی سے دکاندار سے پوچھو۔ اور تمہارے دوست کون ہیں؟ یہ فرانسیسی ہیں یا روسی بولنے والے؟ روسی بولنے والے ہیں، مجھے ان پر بھروسہ کرنا لگتا، لیکن میں صرف یورپی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ فرانسیسیوں میرے لیے کام کرنا آسان ہے۔ ایڈوان تو یعنی یورپی لوگوں کے ساتھ کام کرنا زیادہ واضح ہے، اور روسی بولنے والوں کے ساتھ تعلقات اور دوستی۔ یورپی لوگوں تعلقات، بات یہ ہے کہ انیا روسی بولنے والوں کو ممکنہ شراکت داروں کے طور پر نہیں دیکھتی بلکہ بھائیوں کی طرح۔ یورپی لوگوں کو تعلقات، شادی میں سنجیدہ رویہ پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دو ماہ بعد ملے، سب شادی شدہ ہیں۔ ہمارے ساتھ سب جذبات میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں وہ زیادہ محتاط ہیں، لیکن اس میں ایک قانونی پیچیدگی ہے، کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت خطرہ مول لیتے ہیں، اس طرح شامل ہوتے ہیں۔ شاید روسا مالڈووا میں یہ سب کچھ مختلف ہو، لیکن یہاں وہ اپنے سرمایہ کو کھونے، اپنی جائیداد کو کھونے سے بہت ڈرتے ہیں۔ خود انیا شادی کرنے میں جلدی نہیں کر رہی، وہ 30-35 کی عمر میں شادی کی امید ہے اور کام جاری، پہلے کیریئر پھر خاندان۔ یورپی میں یورپی انداز میں 100%۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جسے تم پسند کرو، اس کے پاس بہت پیسے ہوں، نہیں چاہتا کہ تم کام کرو، اس بارے میں کیا سوچو؟ جانتے ہو مجھ سے محبت کرے گا، سمجھے گا میں نہیں، میں بغیر کسی علامت کے مرجھا گئی، مجھے لگتا ہے کوئی لڑکی۔ سب کچھ ریستوران میں مرد اور عورت بانٹ رہے ہیں، عورت کام کرتی ہے اور ٹرانسپورٹ میں اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے۔ اس بارے میں ناتالیا بتاتی ہے، جسے فرانس میں بچوں کی تقسیم پسند نہیں ہے۔ اگر ہمارا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے تو یہاں حقوق برابر ہیں، جیسے وہ سمجھتی ہے، بچے متاثر ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی مکمل والدین ہیں، اور یہ بچہ وہ پھر مرچ کی طرح ہو جاتا ہے، وہ ایک ہفتہ ماں کے پاس، ایک ہفتہ باپ کے پاس رہتا ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، چھٹیوں میں بھی لے جاتے ہیں۔ اگر والدین الگ ہو گئے ہیں لیکن کچھ تعلقات برقرار ہیں تو وہاں کوئی عدم توازن نہیں ہوتا۔ ایک جاننے والی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس پر وزن رکھو اور موزے مجھے بکھیر دو، بستر بچھا دو وغیرہ۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ماں کے پاس آتی ہے، چھوٹی بچی ان کے پیچھے چل رہی ہے، دمیں برف باری کرتے ہوئے، وہاں شلت بلت ہے، اس لیے۔ ویسے ابو ہمیں بتائیں گے کہ ان کے بچے آسانی سے سمجھ گئے۔ روس سے فرانس منتقل ہونا، ہاں میرے 2 بچے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، اور ان کی ایڈاپٹیشن گزر رہی۔ ان کی ایڈاپٹیشن بہت اچھی گزر رہی ہے، وہ 1 سال میں ہی واقعی فرانسیسی بولنے لگے ہیں۔ وہ بہت مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ فرانسیسی زبان پر کام کرتے ہیں، سرگرمیوں میں کلاسز منعقد کرتے ہیں، اس لیے یہ سب بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ فرانسیسی کلاسز، اس لیے یہ سب بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ روسیوں کی روسی زبان بولنے والوں کی بہت سے بچے ہیں، روسی نہیں، روسی زبان بولنے والے۔ یہ سب مختلف ممالک سے ہیں، قومیتوں کے لوگ۔ اسکول میں ایگور بچوں کے کھانے کے لیے پیسے دیتا ہے، اور وہ خود فرانسیسی ہم جماعتوں کے درمیان بہت جلد ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ خوش ہیں، نہاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ پیٹر نہیں جانا، جانے خواہش نہیں۔ ایگور رشتہ دار رہتے ہیں، یہ 10 سال سے ایسا ہی ہے۔ وہ یہاں آیا تھا اور 1 سال پہلے اس نے منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ فرانس میں کام کرنے مقامی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا ضروری ہے، مشکل ہے، اس لیے ایگور ایک روسی کمپنی میں سیلز مینیجر کے طور پر کام کرتا ہے۔ 2 سے میرے پاس ایک مہمان آ رہا ہے اور اس پر میں یہاں کام کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اب یہاں رہیں؟ میں یہاں 1 سال رہ سکتا ہوں اور بڑھا سکتا ہوں۔ تو کیا حالیہ واقعات کی وجہ سے یہاں فرانس میں روسیوں کے لیے کوئی مشکلات ہیں؟ تو مسئلہ تو ابھی ہے، تنخواہ حاصل کرنا۔ میں روس میں تنخواہ لیتا ہوں، اسے منتقل مشکل بند ہو گیا۔
इगोर को ये पसंद है कि सर्दियों में भी गर्म और सब्ज है। हमेशा धूप होती है सेंट पीटर्सबर्ग के बरक्स, और ये बहुत अच्छा है। फिर यहाँ अच्छे पहाड़ हैं करीब ही, जिन पर भी जाकर ट्रैकिंग की जा सकती है। चंद छोटे खसारे हैं, लेकिन वो उनके आदी हो गए हैं। रूस में 24 घंटे काम करता है, सब कुछ बंद हो जाता है। इतवार को दोपहर के सब कुछ बंद होता है। फिर ये सब है इतना अहम नहीं, इतना नाजुक नहीं जितना खुद माहौल, खुद मौसम, आज़ादी। यहाँ के लोग बहुत पुरसुकून हैं, बेचैन नहीं हैं, बहुत एहतराम करने वाले हैं, साकों पर बहुत एहतराम करते हैं, हमेशा आपको रास्ता देते हैं। इगोर रूस वापस जाने की सोच कम हो रही है। जरूरी है कि रूसी तनख्वाह लिजोर के इलाके में काफी हो। तुम जहाँ भी जाओगे कुछ वक्त के लिए तुम्हें वापस जाने की ख्वाहिश रहेगी। ओ पल्सेस फिर भी मनफी पहलुओं को ढांप लेते हैं, लेकिन एक बार फिर अगर यहाँ अपनी और अपने बच्चों की कफालत के लिए काफी रकम नहीं है तो शायद ऐसा हो जाएगा, वापस जाने का बहाना। तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। यह जिंदगी रूस और सेंट पीटर्सबर्ग के मुकाबले में यहाँ बहुत ज्यादा महंगी है। जी हाँ, यहाँ जिंदगी महंगी है। सबसे पहले ये एक सियाहती शहर है। गहराई समझने नेस में कीमतें कैसी हैं सुपर मार्केट दिखाऊंगा। यहाँ आम रोटी 1 यूरो की है और यहाँ क्रिस्पी फ्रांसीसी बागट पे 74 से नकता है। यहाँ सस्ते सामान की शेल्फ है, सब कुछ 1 और 2 यूरो का है। यहाँ पेनकेक्स और निस्बतन सस्ती समोगा मिलती है। जूस अगर सबसे सस्ता देखें तो 2 लीटर की कीमत ज्यादा 1 यूरो होगी। इस कतार में मुख्तलिफ ममालिक के मसनूआत है। रूसी मसनूआत का स्टैंड खाली है, लेकिन कुछ चीजें बाकी हैं। खास तौर पर यहाँ रूसी चीजें कम है। मिसाल के तौर पर यहाँ जॉर्जियाई एजी का रूमी बियर और बहुत सारी जर्मन मसनूआत है। हम मोलवोइंस वापस आते हैं और रहाइश के बारे में। डेनिस और ओक्साना के अपार्टमेंट में लाउंज, बेडरूम और बड़ी टेरेस है जहाँ लड़के बारबेक्यू करते हैं। नाइस में आपको छत नहीं मिल सकती, ये एक गुनाह है। तो मैं इन लोगों से हसद नहीं करता जिनके पास एक बालकोनी भी नहीं है, और ये बारबेक्यू अक्सर चलता है, अक्सर बहुत से घंटों तक। आखिरी बार सुबह 6 बजे तक था। लड़कों के पड़ोसी फ्रांसीसी हैं, ज्यादातर फ्रांसीसी, क्योंकि ये एक सोने वाला पुरसुकून इलाका है और हम सब का मरकज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और मरकज में इतना भी कमाल नहीं है। बेहतर होता अगर कहीं पहाड़ी पर होता, थोड़ा सा मरकज से दूर, कुछ मरकज से थोड़ा दूर, कम ट्रैफिक, कम पोलियो जैसा कि कहा जाता है। आलूदगी हुआ ज्यादा साफ है। हमने कर्ज लिया क्योंकि किराए पर अपार्टमेंट लेना माहाना कर्ज से ज्यादा महंगा पड़ रहा था, यानी हमने ज्यादा सोचा नहीं और ले लिया और खरीद लिया। यानी ये बनता है कि वो कम पैसे देते हैं और अपनी अपनी अपार्टमेंट भी खरीद लेते हैं। सच तो ये है कि अब ये मकामी मुलाजमत के मुआहदे के बगैर नहीं कर सकेंगे। इसकी कीमत कम अज कम 900 यूरो होती इस इलाके में, क्योंकि ये इलाका अच्छा। इस तरह के एक अपार्टमेंट के लिए कर्ज के बारे में लागत आएगी 750। क्या आप ये पैसे 25 лет। वक्त तेजी से गुजरता है। 5 साल गुजर चुके हैं, मैंने इसे महसूस भी नहीं किया। ईद है, 25 साल जल्दी नहीं गुजरे। ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जा रहे हैं तो आप उसे 900 में किराया पर देंगे, फिर भी फायदे में रहेंगे और आपका अपार्टमेंट भी खरीदा जाएगा। हाँ, ये खरीदा जाएगा। ये अपने टैक्स अदा करेगी, जो भी जरूरी है, जैसे कि JKH, यानी हम 0 पर पहुंच जाएंगे। नीस में हमारे इलाकों के लोगों और भी लोगों मुलाकात की। आपके लिए चीनी मैक्सैम है, वो रूसी बोलता है। उसका एक चीनी नाम है, लेकिन वो उसे चीनियों के साथ इस्तेमाल करता है। वालिदैन ने मैक्सैम को मास्को भेजा, फिर नेस में, ताकि यहाँ जायदाद देख सके और अपना सरमाया रूस से बाहर निकाल सके। उसने सीडान लिया ताकि लोगों से बातचीत करना और मलना जलना आसान हो। इस वजह से कि अब रूबल अचानक बढ़ गए हैं, ये बहुत फायदेमंद है। इस तरह पैसे महफूज रखना। यह आपका मतलब यहाँ लाजूरत में जायदाद से है। हाँ, मेरे बरक्स चीनियों को गर्मी से खौफ नहीं आता। मैक्सैम को यहाँ मौसम पसंद है। हम अक्सर सफर करने के लिए यूरोप जाते हैं क्योंकि हमारे पास यूरोप में रिहायशी इजाजतनामा है, और
मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में मेरी जिंदगी फ्रांस के साथ बहुत जड़ी होगी, और अगर मेरे पास यहाँ कोई अपार्टमेंट मकान है तो मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। आखिर में यहाँ रहना बहुत आसान होगा और मुझे ये शहर बहुत पसंद है। हालांकि ये इतना महफूज नहीं है जितना मॉस्को में है और सयाहों की भीड़ है, लेकिन मेरे पास अपना एक खास अंदाज है। अक्टूबर सीजन में लाजोरी अपार्टमेंट किराए लेना बहुत मुश्किल है। वर्वनिका के मुताबिक जो रियल स्टेट में है, किराए अक्सर मसाइल पेश आते हैं। किराया पर लेना तकरीबन नामुमकिन है। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और जो मुआहदे मसलन फरवरी में दस्तखत किए गए थे, लोग अक्टूबर तक रहते हैं, या लोगों को निकाल दिया जाता है, या उनके सामने पैसे देने की शराइत रखी जाती है। उनकी सर्दी होती है, उनके यहाँ जनवरी फरवरी मार्च शुरू होता है। मेरे ख्याल में मार्च तकरीबन ऐसा ही है। बहुत सर्दी है। ये सिर्फ सर्दी नहीं है बल्कि ये शदीद नमी है। और अगर आप पहली मंजिल पर अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो मेरे पास लोग हैं जो पहली और दूसरी मंजिल पर केनिस में रहते थे। केनिस का डाउनटाउन। जब आप बाथरूम में जाते हैं तो पूरा अपार्टमेंट नारंगी रंग का होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। फफूंदी अगर मसलन सर्दियों के लिए रहना है तो यहाँ ये निजी घर नहीं लेने चाहिए। ये 3 मंजिला घर नहीं लेने चाहिए। वहाँ फफूंदी होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी बच्चों को नमी की वजह से ये फफूंदी से एलर्जी शुरू होती है और उसके साथ लड़ना बेकार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप मालिक को बताते हैं कि आपके अपार्टमेंट में फफूंदी है और आपको निकलना है तो वो आपका डिपॉजिट वापस नहीं करते। डिपॉजिट आप अदालत में जा सकते हैं। ये तवील और बोरिंग होता है। तो तुम कितने दिन इन अदालतों में इस डिपॉजिट की वजह से जाओगे? यानी तमाम मामलात की वजह से क्लाइंट्स के साथ 80% डिपॉजिट्स वापस नहीं किए जाते। फ्रांसीसियों के साथ वर्वनिका अभी तक कोई मुश्तरका जबान नहीं ढूंढ सकी। वो मुस्करा सकते हैं लेकिन वो बहुत कारोबारी है। उनका जहनियत मुख्तलिफ है और अगर आप किसी दूसरे मुल्क से हैं तो उनकी जहनियत को समझना बहुत। याद है जब जंग शुरू हुई और हम यूक्रेन गए और फ्रांस ने ये पेशकश की कि हम खानदानों को बसाने के लिए तैयार हैं मुफ्त। और एक खातून थी जो यूक्रेन से आई थी, उनका शौहर नहीं आया क्योंकि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली। वो अपनी बेटी के साथ आई थी। वो आए, उन्हें एक फ्रांसीसी खानदान ने मदऊ किया। वो तकरीबन 3 हफ्ते रहे। तो खुलासा ये है कि फ्रांसीसी खानदान ने उन्हें तकरीबन बाहर निकाल दिया। तो यानी जो क्लाइंट्स फ्रांस के बारे में बताते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 70% जो कुछ फ्रांस ने वादा किया, जैसे कि अब हमारे पास मुफ्त रहेंगे, तो शायद मैं नहीं जानता, हकीकत में सिर्फ 10% ने वादा पूरा किया। वो अंग्रेजी में बातचीत नहीं करना चाहते। और हमारे पास एक कहानी थी। एक बिल्कुल नौजवान, मेरी एक दोस्त है, इसने एक फ्रांसीसी से शादी की। तो अब वो शादीशुदा है, तब वो मिल रहे थे और फिर एक दिलचस्प कहानी हुई कि यानी इसने लड़कियों को मदऊ किया। तो ये एक लड़कियों की पार्टी थी और वहाँ महंगा शैंपेन था और बस। तो ये गैर मामूली नहीं है, लेकिन जब आपको मदऊ किया जाता है तो लड़के बिल अदा करते हैं। जी हाँ, और हम हैरान रह गए। हमने सब कुछ अदा किया, लेकिन ये खास था क्योंकि अगर हम अपने लड़कों के साथ जाते तो हमने रात के खाने के लिए बिल अदा किया। यानी ये वाकई कुछ नाकाबिल यकीन था। ये एक और ऐसी ही चेक बॉक्स थी। और फिर जब मैं पेरिस में काम कर रही थी, ये कोई 17वां साल था, मैं इनके घर मेहमान बनकर गई। तो मैं गई, वो पहले ही शादीशुदा थे। एक और दिलचस्प कहानी थी कि हम मेज पर बैठे थे और वो अंग्रेजी में सब कुछ अच्छी तरह समझता है। वो समझता है कि मैं फ्रांसीसी नहीं बोलती। जब आप मेज पर बैठे होते हैं, हाँ, और आप मेहमान बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके बारे में बातें की जा रही हैं। उनके पास ये एक लम्हा है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूक्रेन ये नासतिया फ्रांसीसी नहीं जानती, लेकिन उसकी साइंसी कम्युनिटी में सब अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, हमारी बैन अल-अक़वामी टीम है। फ्रांस के लोगों में टीम में सिर्फ एक लड़की है। हमारे पास 3 यूक्रेनी हैं, ये आसान कर। तुम्हारी मदद करते हैं कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस हमारे पास 2 रोमन लड़कियां हैं। इनमें से एक मेरी रहनुमा है, प्रोफेसर। एक अटेलियाई था, वो बिल्कुल 2 हफ्ते पहले चला गया। और फिर भी ये जबान के असल बोलने वाले नहीं हैं। सब अंग्रेजी सादा है, इसलिए मैं उनके साथ बातचीत कर लेती हूँ। ये सब सादा तोहफा है। सारी बातचीत हो रही है। सीमी काथी, अब जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हर जगह एक जैसा है और बाकी सिर्फ उंगलियां हैं। यहाँ ये डाल दो, वहाँ इस फलासक में। तो ये केमिस्ट्री है, ये तो जैसे फार्मूले हैं।
मस्तिया काम के बाद साहिल पर जाती है और वीक एंड पर सयाहों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग करती है जहां इसे अंग्रेजी आती है। वहाँ तो मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी है। वहाँ सिर्फ चंद फ्रांसीसी हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ फ्रांसीसी लोग अपने ही लोगों के साथ कुछ न कुछ वक्त गुजारते हैं। यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है। उनका अपना सोशल सर्कल है और मुहाजिरीन कोशिश करते हैं कि किसी तरह इकट्ठे हों। दर हकीकत फ्रांस ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन तुम फिर भी अंग्रेजी में खास लहजा रखते हो। जी हाँ, सबसे पहले इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी इतनी काफ़ी है कि काम करने और बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत से तलबा की क्लासेस अंग्रेजी में होती हैं और यहाँ बहुत से गैर मुल्की हैं। मेरी एक बैन अल-अक़वामी टीम है। मैं फ्रांसीसी में ना तो अटलाइयों से बात कर सकती, ना उन सहाफ़ियों से और ना ही रूमियों से। ये अंग्रेजी है। तुमने अपनी सूरत हाल में इस्तिस्ना। वैसे ये है, और यहाँ तक के मैं चलते चलते भी जाती हूँ। ये भी ग्रुप हैं, ये भी अंग्रेजी ज़बान है, क्योंकि सब बैन अल-अक़वामी लड़के हैं। इंस्टीट्यूट के बाहर यकीनन फ्रांसीसी की ज़रूरत है। हर साल यहाँ ज़्यादा लोग फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं और ये समझा जाता है कि यहाँ एक तालीम याफ्ता शख्स जिसके पास आला तालीम है वो अंग्रेज़ी बोलता है। अंग्रेज़ी तो बहरहाल एक बैन अल-अक़वामी ज़बान है। तुम मानती हो कि तुम किसी और मुल्क में मुंतकिल हो सकती हो? मैं 24 फरवरी के बाद कुछ भी खारिज नहीं करती। सब कुछ मुमकिन है। अगर दिनीस और ओक्साना की बात करें तो ज्यादातर फ्रांसीसी, मोलडुआन और रूसी बोलने वाले हैं। एजर में हमेशा बहुत से रूसी बोलने वाले रहे हैं, लेकिन अब हालिया बरसों में ये और भी ज्यादा हो गया है। हम गैर मुल्कियों के लिए फ्रांसीसी जबान के शोबे में तलबा की हैसियत से आए थे। फ्रांस में मेरा पहला काम डिलीवरी था, परिंदे पहुंचाना। जब मैं वहां गया तो मैंने तकरीबन फ्रांसीसी में एक भी लफ्ज नहीं बोला। यानी एक गैर मुल्की शहर, गैर मुल्की मुल्क, गैर मुल्की जबान डिलीवरी करनी थी। मोपेड पर मैं सारी जिंदगी मोपेड पर रहा हूँ। मुझे जानता है वो उसकी तस्दीक करेगा। ऐसी भी सूरतें आई जब मैं पता नहीं ढूंढ पा रहा था तो मैं कह लेता, क्लाइंट को फोन करता, वो मुझे बहुत वाज़े तौर पर बताता कि इसका घर कहाँ है, लेकिन मैं सिर्फ शुक्रिया और गुमरसी कहता और कुछ नहीं समझता था। और मैं इंतजार करता रहा कि कोई रास्ते से गुजरे ताकि पूछ सिक्कों और दुखा सिक्कों और पूछ सिक्कों, यानी ये एक कहानी है। लेकिन वक्त के साथ चूंकि रूमी जबान भी फ्रांसीसी जबान की तरह ही जबानों के ग्रुप में है, तो ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ और मैंने बहुत जल्द जबान सीख ली। सिर्फ फ्रांसीसियों के अर्द गिर्द वक्त गुजार कर तुम जल्दी और सही तरीके से जबान सीख सकती हो। हम आपस में रूमी और रूसी में बात करते रहे, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं सिर्फ इसके साथ रूमी और रूसी में बात करता था, वहाँ दिन में एक बार। बाकी सब कुछ काम काम काम, स्कूल, दोस्त, मेरे लिए सब कुछ फ्रांसीसी में था। इसलिए मैंने बहुत जल्द 98% सीख लिया। जब भी मैं बाहर निकलता मैं हमेशा किसी को तलाश करता जो रूसी बोलता हो। वो बहुत ज्यादा है। ये रूसी लड़की क्रिस्टीना बताती है कि वो हर जगह रूसी बोलने वालों से मिलती है। वो अंग्रेजी में बेहतरीन महारत रखती है और उसी से कमाती। वो असातिज़ा को तालीमी मवाद फरोख्त करती है और असातिज़ा के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी मुनक़िद करती है। लेकिन क्या तुम कमाते हो वो नेस में जिंदगी गुजारने के लिए काफी है? काफी है, लेकिन जिंदगी का मेयार कुदरती तौर पर मैशंसक जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीजें हैं। स्टीना एक कमरा किराए पर लेती है, महीने में 400 यूरो, लेकिन इनमें से 150 यूरो हुकूमत तालिब इल्म वापस करती है। खाने 200300। तो जब पढ़ाई खत्म होगी वीजा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ काम तलाश करने का सबसे वाज़ेह तरीका यह है कि मैं काम तलाश नहीं करना चाहती। मैं यहाँ कहीं भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही काम है। तो तुम्हारी आमदनी के साथ तुम ऐसी मुफ्त तलाश कर सकते हो जिसका मौसम तकरीबन ऐसा ही हो, लेकिन 3 गुना सस्ता। शायद हाँ। दोस्त तुम यहाँ हो। मुझे हम जमात खुशकिस्मती मिली। ये मेरी हम जमात है, वो रूस से है, वो यहाँ रहती है और वो अंग्रेजी पढ़ाती है। तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम दोनों स्विमिंग पूल और कैंटीन में जाते हैं। और दूसरे तलबा, क्या तुम उनसे बातचीत करते हो? तो ये कौन से तलबा हैं? तो कैंटीन में तुम्हारे अलावा और भी कोई जाता है? कैंटीन में तो जाते हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं जाते, बातचीत नहीं करते। शुक्रिया। क्यों? मैं यूनिवर्सिटी में टेबल टेनिस खेलता हूँ भी हफ्ते में एक बार, और वहाँ वाकई ऐसा होता है। वहाँ
कैंटीन में बस जाकर कह दो कि चलो दोस्त बन जाते हैं। चलो मैं तुम्हें कटलेट दूंगी, हम दोस्त बन जाएंगे। स्टीना के मुताबिक फ्रांस में दाखिला लेना बहुत आसान है और कुछ मखसूस शोबों के लिए सिर्फ अंग्रेजी जानना काफी है और तालीम की फीस बहुत कम हो सकती है, यहाँ तक कि मास्टर्स के लिए सालाना 300 यूरो तक। इसके साथ तालिब इल्म की वीजे पर हफ्ते में 20 घंटे तक बाकायदा काम करने की इजाजत है। सालाना 300 यूरो, ये तो तकरीबन मुफ्त। ये 300 यूरो तालिब इल्म की जिंदगी के लिए एक किस्म का खर्च है, जैसे कि मुख्तलिफ इंश्योरेंस चीजें, तालीम की फीस नहीं। और तुम कितने पैसे देते हो? मैं 1500 रुपए दूं। साहिल पर बैठकर क्रिस्टीना हैरान है कि लोग यहाँ पत्थरों पर बैठे हैं। उसने मुझे अपना पंखा दिया, गर्मी से बचा लिया। दर हकीकत जब मैं आई तो मैंने देखा कि सब बैठे हैं। पत्थरों पर बैठना कैसे मुमकिन है? मेरी कमर टूट जाएगी। मैंने किसी पर भरोसा किया, उसने सिर्फ मुझे देखा। बहुत गर्मी लग रही है, आरामदेह नहीं हो रहा, ये पसंद नहीं है। दिन के वक्त बाहर ना निकलो, बगैर पंखे के मैं बाहर नहीं निकल। मुझे गर्मी लग रही है, हालांकि सूरज नहीं है। हाँ मुझे भी, मैं पसीने में शराबोर। ये तो एक किस्म का सदमा है। तो ये गैर मामूली गर्मी है। कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ऐसी गर्मी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक हो सकती है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और मकामी लोग खुद भी हैरान हैं। स्टीना की रिहायशी है, ये चीन के करीब है। अब इस और घर के दरमियान वक्त का फर्क 8 घंटे है। मैंने यूरोप में सिर्फ स्पेन में 7वें क्लास में ही वक्त गुजारा है, तो बलागो विशंसक से यूरोप तक बहुत दूर है। हालांकि चीन उसके करीब था, लेकिन वो वहाँ नहीं बस सकी। फ्रांस में आरामदेह महसूस हो। चीन में मुझे महसूस होता था जैसे सर्कस में बंदर हूँ, बहुत नुमाया हूँ। मेरे आवाज छूने चाहते थे मुझे मकामी जायका। चलू नेस की सैर करते हैं पसंद है। देखो बच्चे फवारों में खेल रहे हैं, वालिदैन कैफे में बैठे हैं और ये नोटर डैम है। हाँ, ये सिर्फ पेरिस में ही नहीं है। अक्सर ये सुना जाता है कि नेस एक गंदा शहर है, लेकिन फिर भी पानी जो गड़े में है, देखो कितनी साफ है। शहर के मरकज में बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन मैं अक्सर मुलाकातें इसी जगह पर तय करता था। अपोलोन का फवारा है, ये 50 की दहाई में बनाया गया था और यहाँ बहुत सारी नंगी जिस्म की शक्लें हैं। 70 की दहाई में मकामी लोगों के एहतजाज के बाद उसे लोगों की नजरों से दूर एक स्टेडियम में मुंतकिल कर दिया गया था। 30 साल बाद उसे वापस इसकी जगह पर लाया गया और अब ये किसी को परेशान नहीं करता। मुसलमानों, तसव्वुर करे फ्रांस में अखलाकियात बदल गई हैं। मेस में चहल कदमी करते हुए सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि अब कीमतों को अपनी करेंसी में तब्दील करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर नेस के मरकज में 0.3 पानी 2 यूरो में मिलता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। कल ऐसी ही पीने की चीज़ थी। ये हमारी से कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, 10 गन्ना सस्ता है। लेकिन अभी एक छोटा सा दुकान मिला, वहाँ 1 यूरो है। ये तो अच्छा है, मैं खुश हो गया। ये नेस के एक कदीम तरीन चर्च में दाखिल हो रहा। अंदर 1 यूरो में मोमबत्तियां बेची जाती हैं। सयाह वोडका पीकर मंदिर की तारीख पर बात कर रहे। बात यह है कि नेस इतनी दौलतमंद नहीं है जितनी रोमा, जिनवा और तमीरात इसके इजाफी पैसे नहीं थे, लेकिन दौलतमंद नजर आना चाहते थे तो बहुत चालाकी की गई। हमने एक तकनीक इस्तेमाल की, आंखों का धोखा। यहाँ हमारे पास मार्बल की दीवारें रंगीन हैं, सारी फिलिस्टीन स्टुको से बनी हुई है। ये गच और मार्बल की चूरा है। लेकिन ये एक राहिबों का हुक्म है जिसने बुनियादी तौर पर ये चर्च बनाया। उन्होंने तालीमात को फैलाया। और अब मैं एक तफसील दिखाना चाहता। ये हाथ की बात है। जब पादरी इबादत पर रहा था तो उसने एक रूहानी असर पैदा करने के लिए अपने पाँव से एक पैदल दबाया जो इस हाथ को हरकत देता था। इलाके के लोग हैरान रह गए और ज्यादा मेहनत से दुआ करने लगे। ये खिड़कियां बनाई गई हैं क्योंकि असल खिड़कियों के लिए पहले टैक्स देना पड़ता था। और यहाँ अब सबसे अजीब व गरीब जायकों की आइसक्रीम खा सकते हैं। लेवेंडर, जैतून, मोहितुआ, मसलन कैक्टस। ये जाली है, बिल्कुल भी कांटेदार नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा, कांटेदार नहीं है। कैक्टस। सफर के दौरान सब दिलचस्प लम्हात वीडियो में नहीं आते, तस्वीर में। मैं उन्हें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ और उन्हें महफूज रखता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम से आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त किस मुल्क में हूँ और वहाँ मैं पैगामात का जवाब देता हूँ। तो सब्सक्राइब करो। नीस में यादगार, लोग लाजवरे के साहिलों से पत्थर की शक्ल में बनी मिठाइयाँ खरीदते हैं। इस दुकान में पुराने शहर में यहाँ एक लड़की मोल्डोवा से काम कर रही है। ओ हाँ, चलिए, कहाँ से है?
नहीं, नहीं कर सकता। ये आपकी हमवतन है। आओ तुम्हें कैसा लग तो ये पत्थर लगता है। वो सुनो, ठीक है तो पत्थर मजेदार है, बच्चे की चीज अच्छी है। नीस में कुछ मुतनाज़ा यादगारें भी है। इसे नातालिया ने खौफनाक कहा। क्यों खौफनाक? क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते कि ये यादगार है। जब मसलन ज़ेर ज़मीन पार्किंग, लोगों ने सोचा कि ये तमीरात की अलामतें हैं। चलो अब की कहानी सुनाई, हम अवामी घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मैं जानती आपको किस तरह लुभाना है। नातालिया एक गाइड है और रास्ते में बार बार मुझे रोकती है ताकि कुछ दिलचस्प दिखा सके। इस घर में तैगनेनी वायलिन बजाने वाला फौत हुआ। वो खुद एक यूक्रेनी है, फ्रांस के एक शख्स से शादी की। मैं काम हूँ और नीस में 16 साल से हूँ। अब यहाँ बहुत से रिहायशी हैं जो यूक्रेन से हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 5000 लोग, और दरअसल वेंटन से कैंप तक 14,000 का नारा है। अब तसव्वुर करें ये कितनी बड़ी तादाद है। ये छोटे चौकों में से एक है। यहाँ बुनियादी सड़कों से थोड़ा सा छुपा हुआ है। फ्रांस में अवामी घर 1946 तक कानूनी थे और ये पेशा आज भी जिंदा है, और यहाँ तक कि ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। ये एक अवामी हक में से एक जगह थी, और देखें इस साइन बोर्ड पर लिखा है इंटरना मिलियोरा। इसका मतलब है कि अंदर एक गरीब आदमी है। नीस में मोहब्बत की सनत काम कर रही है और तवाइफों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को इन ममालिक के मुताबिक तकसीम कर लिया है जहाँ से वो आई है। बस अगर आप रात बहुत देर से निकलें तो अस्पताल के करीब रात की तितलियां जमा हो जाती हैं, और ये बस साबिक सोवियत इलाके में है, एयरपोर्ट के करीब, लातीनी, हाँ, कहीं दूसरी गली में, और इसी तरह। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये सब लड़कियां तवाइफ हैं, लेकिन रात के वक्त सड़क के किनारे उनकी बहुत बड़ी तादाद होती है। सोवियत लाना 96 में ताजिकिस्तान से यूरोप मुंतकिल हुई। पहले इसने स्ट्राबोर्ड में 3 हफ्ते गुजारे, लेकिन इसे वहाँ का मौसम पसंद नहीं आया, और नीस में इसके ख्याल में सब कुछ बेहतरीन है। मैं ताजिकिस्तान से एक रूसी हूँ और यहाँ सब कुछ पसंद है। हम पुराने शहर में हैं। हम कबूतर के पसंदीदा चौक में हैं। सोवियत लाना बताती हैं कि रूसी लोग यहाँ बड़ी तादाद में सिर्फ 2000 के बाद आए। उससे बातचीत की कमी महसूस हो रही थी। इंटरनेट मौजूद नहीं था, रूसी जबान में टेलीविजन, रेडियो, कोई अखबार नहीं था। सिर्फ एक लाइब्रेरी है जहाँ रूसी किताबें हैं जो हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा खुलती है। इस लाइब्रेरी में आई, लाइब्रेरी बंद थी। वहाँ एक ऐलान था कि लाइब्रेरी बुध को 12 बजे खुलती है। बस उसे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। हमारी अर्द गिर्द की तमाम दोस्त मिक्स, हर्निशिया, जॉर्जिया, तुर्कस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन के, मैं अपने तमाम दोस्तों को यूक्रेन से रखने के काबिल था, और वो मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, जैसे समझ बोझ और मोहब्बत। ये सब कुछ बाकी रह गया है, और जो कुछ भी सियासी मैदान में हो रहा है वो सब वही रहेगा। और ये लड़की आसा ने झंडे के बगैर जारी रखने से इनकार कर दिया, तो हम 1 मिनट के लिए रुक गए। बिल्कुल, हम शूटिंग कर रहे हैं। हमारे पास तो पीछे झंडा नहीं लटक रहा है, वो हमारे पास काफी देर तक लटका रहा, और हमारी खैराती तकरीबात में मैं लाजूर के पर यूक्रेन के कुछ झंडे देखता हूँ, और ये ज्यादा था, वाकई ज्यादा था। नीचे एक बड़ा घर था, वहाँ झंडा लटका हुआ था, फिर न जाने क्यों उसे उतार दिया गया। हमने भी उतारा। हकीकत में मैं तुम्हें सच बताऊं, यहाँ एक बंदे ने मुझे झंडे की वजह से पहचान लिया। क्या है वो? यहाँ एक बंदे ने मुझे झंडे की वजह से पहचान लिया। ये इसमें कैसे पहचाना? यहाँ करीब एक नौजवान रहता था, वो मुझसे मिलना चाहता था और किसी तरह मुझे देख लिया। सही, फिर उसने झंडे से अंदाजा लगाया कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब मुझे देखा और मेरे घर के नीचे आ गया। इसने मुझे लिखा कि वो झंडे से समझ गया, और मुझे ये इतना डरा दिया कि मैं आई और झंडा उतार दिया। क्यों डरा दिया? तो क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आया, और ये जान पहचान भी। ये वाकई अजीब था, बहुत ही अजीब। वैसे इस किस्म के हैं लोग। क्या मतलब तुम्हें लिखते हैं, यार हमारे पास जंग है और तुम ऐसी विला में हो? नहीं, कोई मुझे ऐसी बात नहीं लिखता। शायद इसलिए कि मेरे पास अभी ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन मेरे जानने वालों में से किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं कहा, बल्कि सब खुश हैं। और शायद क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं यूक्रेन को भूलता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ, हम इस खैरात के मामले में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ भी मैं ज्यादा फायदा पहुँचा सकता हूँ। जैसे बाकी तमाम यूक्रेनियों के साथ जंग ने आसा की पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया, लेकिन इसने खुद को संभाला और अपने दूसरे हम वतनों की मदद करने लगी, जैसे कि नफ्सियाती मशावरत फराहम करना।
मैं एक संजीदा काम कर रही थी और जब जंग शुरू हुई तो मैं और मेरे तमाम साथी हमने सिर्फ रज़ाकाराना काम शुरू किया। जंग के हवाले से लोहे की तलाश है, इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी और तिब्बी इमदाद, तो सबके लिए बिल्कुल फ़ोन पर 24 घंटे 7 दिन। और मेरी ये सरगर्मी, ये कोचिंग, माहिर मददगार पेशा, ये एक इजाफी चीज़ थी। मैंने ये सब बस ज़बानी कलामी किया, और जब जंग शुरू हुई तो कुदरती तौर पर मैंने अपने क्लाइंट्स से पैसे लेना बिल्कुल बंद कर दिए, अतोयूम कम अज़ कम, जैसे कि जितना हो सके। और जब जंग शुरू हुई तो हम सब दोबारा नफरत में डूब गए। दुश्मन को लानत देने की ख्वाहिश इस दुश्मन के लिए सबसे बदतरीन चीज़ की ख्वाहिश जो भी मुमकिन है। खो जाने का दुख, अलमिया नुकसान, इसी का ये भी कि इसकी आरामदेह जिंदगी बर्बाद हो गई, ये भी एक खौफनाक गम है। हर यूक्रेनी के दिल में गम है, बस इसकी शिद्दत मुख्तलिफ होती है। और मैं समझता हूँ कि ये लोग इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि उनके साथ किया हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेना चाहिए। ये जो नापसंदीदगी है और न्यूट्रल जज्बात की तरफ वापस आना ताकि अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद ना करूँ और उसे बदतर ना बनाऊँ, ये अब इंसान की जिम्मेदारी है। यही मेरी वाहिद सरगर्मी है, क्योंकि हाल ही में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन मैं अब इतनी दूर से काम जारी नहीं रख सकती थी यूक्रेन में। मकामी यूक्रेनी कम्युनिटी बहुत से प्रोग्राम और सरगर्मियां मुनक्किद कर रही है, जिनसे वो यूक्रेन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। हमारे पास यूक्रेनी गायकी का सबक भी था। सरहद पर यूक्रेन की शानदार सारुली काफ़ी अरसे से इटली में रह रही है, ओपेरा में गाती, और वहाँ उसके साथ सबक की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। हमने रकम जमा की और फ्रंट लाइन के लिए गाड़ी खरीदी। इंसिफालोग्राफ, दूरबीनें, थर्मल कैमरा, मजमूई तौर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सबक के छोटे से इलाके में है या लीजुरुके पर, तो ये सब मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें सही नहीं बता सकता। ये सब मोनाको है। इस कमरे में यूक्रेनी रजाकार पैसे जमा कर रहे थे, कपड़े बेच कर और पम्फलेट तकसीम करके। ये हैं हमारी प्याले जो डेनमार्क से हमारे लिए खुसूसी तौर पर लाए गए थे और हमने उन्हें बेचा। ये तो सबसे छोटा लट है, हमने उन्हें 50 यूरो में बेचा। मेरे पास पनागुज़ीन का दर्जा नहीं है, बल्कि आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का है। ये मुझे यहाँ काम करने का हक देता है, वर्क वीज़ा की ज़रूरत ना हो। ये ब्यूरोक्रेटिक मामलात को आसान बना देता है। हालांकि सब कुछ मजमूई तौर पर ठीक है, यहाँ सब कुछ है। आपको ये पसंद है? आप मुझे घर में एंटी डिप्रेसेंट्स दिखाया। नहीं चाहती थी बिखा। ये मैं हूँ क्या? बस हाँ, ये कैसे हुआ? ओह, मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं जिंदगी की बोझल हूँ। नस्तिया सब कुछ एक साथ, जन्म, दूसरी बार घर से भागना, माँ की सेहत, कारोबार का नुकसान और एक अजनबी मुल्क में एडजस्टमेंट। एक वक्त था जब वो हर रोज रोती थी। इसी लम्हे में सरबरा ने पूछा मेरे साथ क्या हो रहा है। इसमें नोट किया, मैं बस रोने लगी, मुझे हिस्टेरिया हो गया था। नातालिया ने नस्तिया को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया, जहाँ से एंटी डिप्रेसेंट्स दिए गए। मैं चलती हूँ, मुस्कुराती हूँ। मैं कैसे कि तुम मुस्कुरा रही हो, मैं वजाहत नहीं कर सकती, मुझे नहीं मालूम। ये कोई गैर मुनासिब रवैया है। नस्तिया के घर अभी कोई भी यूक्रेन से नहीं आया, नहीं था। मेरे वालिद और छोटा भाई एक ही उम्र के हैं, वो यूक्रेन छोड़ नहीं सकते। मैं उम्मीद कर रही थी कि छुट्टी के दौरान माँ यहाँ मेहमान बनकर आएंगी, लेकिन मेरी माँ ने जंग से पहले ही एक फालिज का सामना किया था और अब वो कहीं जाने की हालत में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ मेहमान बनकर आएंगी। लगता है कि यहाँ रहने का वक्त तवील है। इसकी खिड़की के नीचे टेनिस के कोर्ट, एक सिनेमा है जहाँ तमाम फिल्में फ्रांसीसी में हैं, नासतिया नहीं जाती। और ये एक पैकेज है जिसमें वो तस्वीरें हैं इसने यूक्रेन में बनाई थी, सिर्फ महीनों बाद भेजा गया। ये मेरी हर क्यू तख्लीकात, और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें पहले ही बनाई हैं, लेकिन यही इस फोल्डर में वो चीज़ें हैं जो आए। मैं इन तख्लीकात की फरोख्त का इरादा रखती हूँ। मैंने जंग से बिल्कुल पहले इस अधूरी लड़की की तस्वीर बनाई थी। ये मेरा पसंदीदा हर क्यू है। ये पापा सुनाया का इलाका है। तो फिलहाल मैं पापा सुनाया से हूँ। 18 साल की उम्र तक मैं वहाँ रही। ये शहर का मरकज है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही ख़त्म कर लूँगी क्योंकि छुट्टी है। जंग से बिल्कुल पहले मैंने बैठकर अमन के कबूतर की तस्वीर बनाई। दुनिया में कुछ ऐसा ही बुरा है। यूक्रेन में जंग और पाबंदियों के बावजूद फ्रांस में रूसी तलबा को अभी तक दबा नहीं जा रहा। इसके बरक्स जब लोगों को मसाइल हुआ तो उन्हें मदद फराहम दी गई। हमें कुछ मदद मिल सकती थी। पहले वक्त के लिए कुछ माली मदद हासिल करना, क्योंकि लोगों के कार्ड ब्लॉक हो गए हैं और अदायगी करने का कोई मौका नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम समझते हैं कि ये
नहीं, अब के नहीं, अब पहले ही। आपको पैसे दिए गए थे, ठीक है, ये हासिल करना मुमकिन था। कितने? मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन 500 यूरो। मैं इस होटल के पास नीस की समंदर किनारे यादें ताज़ा करने आया हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं एक अपार्टमेंट में रहा था जिसकी खिड़कियाँ इसकी तरफ खुलती थी। 5 साल पहले मैं होटल निग्रिस्को के पीछे रहता था। हमने 1 महीने के लिए 700 यूरो में स्टूडियो किराए पर लिया था। इसकी कीमत बढ़ गई है। मैं घर जा रहा हूँ। अगर मुझे इतनी खूबसूरत जगह जैसे लाजोर चुका से भी घर जाने की ख्वाहिश हो रही है, तो यहाँ रहने वाले लोग तो अब इसके बगैर नहीं रह सकते और इसे अपना घर समझते हैं। हाँ मालिक बाबा, कुछ वक्त बाद आपको उसकी कमी महसूस होने लगती है। मैं जानता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, खास तौर पर उक्साना के साथ किशिनाओ में पुरानी जगहों पर जाना, अपने पार्कों में। मैं सच कहूँगा, क्योंकि हम काफी अरसा पहले चले गए थे। मैं जैसे इससे काफी दूर हो गया हूँ, जानते हो, खास तौर पर नहीं, यूं कह सकते हैं। और मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस जाना चाहता हूँ घर, 1 हफ्ते में वापस जाना चाहता हूँ, हमेशा घर। नीस में सबसे सख्त चेक पॉइंट था जो मैंने चेक पॉइंट्स में देखा। जिन ममालिक में मैंने इस साल सफ़र किया, मैंने शायद 8 ममालिक का दौरा किया और इन तमाम ममालिक में मैंने अपने साथ क्रीम लेकर गया, सूरज से बचाने वाला। ये बहुत अलामती है, क्योंकि यहाँ नीस में मैं इस साल पहली बार चल गया। प्रवास के वक्त हर दूसरे शख्स को इजाफी चेकिंग के लिए भेजा जा रहा था, जहाँ मेरी तमाम टेक्नोलॉजी को भी अच्छी तरह चेक किया गया। मैं पीजनिकी के लिए नहीं जा रहा, इसलिए मैं घर सिर्फ बेहतरीन वीडियो मवाद के साथ वापस आ रहा हूँ। मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब करना ना भूलना और हर हफ्ते की सुबह वोगा कारमानोफ के चैनल पर बड़े एपिसोड्स देखना। खुदा हाफिज।